हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्री 2022 के लिए यूपीएससी हिंदी द्वारा 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है और इस सीरीज़ के माध्यम से 500 अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनको कवर कराया जा रहा है। पिछली क्लास तक 450 जो प्रश्न हैं वो डिस्कस कराए जा चुके हैं। आज की क्लास में हम उनके आगे के प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। तो आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है राहुल देशपांडे, सी है वेंकैया नायडू और डी है लता मंगेशकर। क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली, और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल देशपांडे, सी वेंकैया नायडू एंड डी लता मंगेशकर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इस पुरस्कार इस समारोह का जो आयोजन किया गया वो मुंबई में किया गया था। देखेंगे पीएम मोदी को ये जो अवार्ड प्रदान किया गया है, ये देश और समाज के निस्वार्थ सेवा करने के लिए उनको ये सम्मान प्रदान किया गया है। यहाँ लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को देख लेंगे तो ये पुरस्कार जो है महान गायिका जो लता मंगेशकर थी उनकी स्मृति और सम्मान में स्थापित किया गया था, और अभी हाल में ही लता मंगेशकर का निधन हो गया है। देखेंगे फरवरी माह में जो है लता मंगेशकर का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा 2022 में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान नहीं दिया गया है। प्रश्न ये कह रहा है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें किस राज्य को शीर्ष 3 में शामिल नहीं किया गया है, और यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को देखें तो उसमें जो शीर्ष 3 राज्य हैं उसमें प्रथम स्थान जो है वो गुजरात का है, दूसरे स्थान पर केरल है तथा तीसरा जो स्थान प्राप्त है वो पंजाब को प्राप्त है। तो इस प्रकार राजस्थान जो है शीर्ष 3 की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं हम यहाँ देख सकते हैं कि नीति आयोग ने 11 अप्रैल 2022 को उपाध्यक्ष जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर राजीव कुमार, उनकी अध्यक्षता में स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 का शुभारंभ किया। और इसमें अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात, केरल और पंजाब शीर्ष 3 की श्रेणी में थे। अगर छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को तो वो गोवा था। गोवा के बाद जो है कि त्रिपुरा और मणिपुर का स्थान था। वहीं अगर हम यूटीज़ को देखें यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो 3 राज्य थे वो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन और दीव, ये 3 जो है कि शीर्ष राज्य थे। वहीं हम यहाँ अगर प्रश्न को देखें तो इसमें एक और प्रश्न बन सकता है, जैसे कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स को देखें तो लगभग हर एग्ज़ाम में जो है कि ये प्रश्न आता है कि ये सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है या फिर ये रिपोर्ट जो है कि किसके द्वारा जारी की गई है। तो देख लेंगे यहाँ कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो जारी किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रेलवे जोन ने 5 डिवीजनों में से एक स्टेशन पर एक उत्पाद की शुरुआत की है। यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे कि विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च्ड 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट एट 1 स्टेशन ईच इन 5 डिविजन्स। यहाँ ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है मध्य रेलवे, ऑप्शन बी है उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी है पूर्वोत्तर रेलवे तथा ऑप्शन डी है दक्षिण रेलवे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य रेलवे इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे रेल मंत्रालय के अंतर्गत मध्य रेलवे ने जो है मुंबई सहित 5 डिवीजन में एक स्टेशन पर एक उत्पाद की शुरुआत की है, और ये जो उद्देश्य और जिसका उद्देश्य जो है आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। अगर हम देखें एक स्टेशन एक उत्पाद की जो घोषणा की गई थी वो 2022-23 के बजट में की गई थी, और इस योजना के तहत
जिस स्थान पर वह रेलवे स्टेशन है उस स्थान के खास उत्पादों की बिक्री के लिए देखेंगे स्टॉल लगाए जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं लखनऊ की चिकनकारी तथा आम, तथा इससे जब यात्री उस स्टेशन पर उतरेंगे तो वहाँ के खास उत्पादों के बारे में वो जान सकेंगे। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसी के लिए जो है कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो योजना है उसको शुरू की गई है। यहाँ देख सकते हैं कि पुणे डिवीज़न में जो कोल्हापुर है वहाँ के कोल्हापुरी चप्पलें वहाँ की जो खास उत्पाद हैं। भुसावल डिवीज़न में अगर हम देखें बुरहानपुर स्टेशन पर तो बुरहानपुर की जो स्थानीय जो लोकल हस्तशिल्प है। शोलापुर में शोलापुर चादर। नागपुर स्टेशन पर देख लेंगे वहाँ के जो बांस उत्पादों की जो प्रदर्शनी है, इन सब के जो स्टॉल है वहाँ के रेलवे स्टेशनों पर लगाए जा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे नानार तेल रिफाइनरी परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। और यहाँ देख लेंगे क्वेश्चन को। नानार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट विच वॉज द डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। और यहाँ ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है कर्नाटका। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अगर नानार तेल रिफाइनरी को, तो नानार तेल रिफाइनरी परियोजना की जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी और 2019 में शुरुआत करने के बाद जो है यहाँ के स्थानीय नेताओं द्वारा इसका विरोध कर दिया गया था तथा विरोध करने का कारण ये बताया गया था कि ये जो परियोजना है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। लेकिन अभी हाल ही में जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि कोकण क्षेत्र में जो नानार तेल रिफाइनरी परियोजना है उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार परियोजना को रोकने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है। तो देखेंगे यह परियोजना जो कि 2019 में जो है कि बंद कर दी गई थी, इसको अब पुनर्जीवित करने के लिए विचार किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस से संबंधित है और देख लेंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें नीचे के कथन देखेंगे। पहला कथन है कि यह प्रत्येक वर्ष जो है कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो दूसरा कथन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें अगर हम देखें तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कि 1 अप्रैल को ना मना करके बल्कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार जो इसका जो पहला कथन है वो गलत है। अगर दूसरे कथन को देखें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की जो थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ थी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें विश्व स्वास्थ्य दिवस को, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा साथ ही अन्य संबंधित संगठनों के प्रयोग के तहत इसको मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, यानी कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया गया 7 अप्रैल को, उसकी थीम थी हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। यहाँ अगर हम WHO को देख लें, विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है उसकी स्थापना दिवस के अवसर पर जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है। तो देखेंगे WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और इसी के अवसर पर जो है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर इसका हम जो है कि हेडक्वार्टर देख लें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। हु हैज़ बीन कन्फर्ड सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर 2021। ऑप्शन यहाँ देख लेंगे। ऑप्शन ए है डॉक्टर के राजू निगम, ऑप्शन बी है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले, ऑप्शन सी है प्रोफेसर रामदरस मिश्र और ऑप्शन डी है ममता कालिया। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अगर हम देखें प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, तो ये जो है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं।
और इन्हीं को जो है कि 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब देखेंगे इनको ये सरस्वती सम्मान किसके लिए दिया गया है, तो उनकी जो कविताओं का संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ, इसी के लिए उनको जो है कि 2021 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर हम 30वां सरस्वती सम्मान देखें तो 30वां जो सरस्वती सम्मान 2020 था वो जो है कि प्रसिद्ध मराठी जो लेखक थे डॉक्टर शरद कुमार लिंबाले, उनको उनके उपन्यास सनातन के लिए 30वां जो सरस्वती सम्मान था उससे सम्मानित किया गया था। यहाँ हम देख लेंगे सरस्वती सम्मान को, तो सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1991 में की गई थी तथा ये जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य व कला के विकास के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे। विच इज़ द सेफेस्ट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश अकॉर्डिंग टू द क्लीनलीनेस सर्वे 2021। ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन है ए गाज़ियाबाद, बी कानपुर, सी गाज़ीपुर और डी लखनऊ। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे सुरक्षित शहर जो है वो लखनऊ को माना गया है। यहाँ देख सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो अगर राज्यों की श्रेणी में देखें तो राज्यों की श्रेणी में जो यूपी का स्थान है वो छठा है। वहीं अगर हम नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो गंगा टाउन में अगर हम 1 लाख से अधिक आबादी में देखें, 1 लाख से अधिक आबादी में देखें तो बनारस जो है वाराणसी वो प्रथम स्थान पर है। और वहीं अगर हम 1 लाख तक की जनसंख्या को देखें, जनसंख्या वाले शहर को देखें तो इसमें जो है कि कन्नौज शीर्ष स्थान पर स्थित है। देख लेंगे यहाँ कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 है उसके अनुसार जो है शीर्ष शहर जो है इंदौर को घोषित किया गया है और इंदौर जो है लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ एक और चीज़ देखेंगे, कूड़ा फ्री शहरों को देखें जिसकी जनसंख्या जो है कि 10 लाख से अधिक है, तो उसमें जो है कि लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीज़ फीडबैक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता देश जो है वो कौन सा है। यहाँ देखेंगे विच कंट्री इज़ द विनर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इंडिया। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखेंगे यहाँ जो कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है का विजेता वो ऑस्ट्रेलिया है और ये जो विश्व कप का जो आयोजन किया गया था ये न्यूजीलैंड में किया गया था तथा यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जो है कि 71 रनों से हराकर महिला वर्ल्ड कप जीता है। तो इस प्रकार देख लेंगे जो विजेता देश है वो ऑस्ट्रेलिया है तथा इसने किसको हराकर ये पुरस्कार ये विश्व कप जीता है, तो इसने जो है कि इंग्लैंड को हराकर, इंग्लैंड जो है उप विजेता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपे कार्ड को स्वीकार करने वाला विश्व का चौथा देश कौन सा है और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है संयुक्त अरब अमीरात और ऑप्शन डी है नेपाल। यहाँ देख लेंगे विच इज़ द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट रुपे कार्ड और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए भूटान, बी सिंगापुर, सी है यूनाइटेड अरब अमीरात और डी है नेपाल। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे नेपाल 2 अप्रैल 2022 को रुपे कार्ड जारी करने वाला जो है कि चौथा देश बन गया है। देखेंगे पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं और नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा जो कि नेपाल के पीएम हैं, उन्होंने संयुक्त रूप से नेपाल में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली रुपे कार्ड का शुभारंभ किया है। अब इसमें देख लेंगे कि नेपाल के अलावा कौन कौन से देश जो है किन किन देशों द्वारा जो है कि रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है, तो भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात
जो है कि 3 देश ये हो गए जो कि जिसके द्वारा जो है कि रुपे कार्ड का संचालन किया जाता है, तथा जो चौथा देश अभी बना है वो नेपाल बन गया है। वहीं अगर नेपाल के द्वारा देखें तो नेपाल के द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए भारत में विकसित जो है जो भीम यूपीआई है उसका प्रारंभ भी किया गया है। देखेंगे जो भीम यूपीआई है जो कि भारत में विकसित है, इसका भी प्रारंभ जो है कि नेपाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के शिवालिक जीवाश्म उद्यान को भूवैज्ञानिक विरासत स्थल नामित किया है। प्रश्न ये कह रहा है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने के द्वारा जो है कि अभी हाल में जो शिवालिक जीवाश्म उद्यान है उसको भूवैज्ञानिक विरासत स्थल नामित किया गया है और ये किस राज्य में स्थित है। यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालय क्षेत्र में दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसमें जो पहला स्थल है वो शिवालिक जीवाश्म उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और दूसरा देख लेंगे, दूसरा जो है स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट या फिर बक्सा फॉर्मेशन का चूना पत्थर जो कि सिक्किम में स्थित है उसकी पहचान की गई है। तो इस प्रकार देख लेंगे इन दो स्थलों को शामिल होने के बाद जो है जो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है उनकी संख्या जो हो गई है उनकी संख्या कुल 34 हो गई है। अगर भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की बात करें तो उसमें जो है कि वो स्थल शामिल किए जाते हैं जो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन्हीं को जो है कि भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के जिंकिंग्स जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो देख लेंगे ऑप्शन को। तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है मणिपुर। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम जिंकिंग जेरी या फिर लिविंग रूट ब्रिज की बात करें तो यहाँ उसको हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, और जो ये लिविंग रूट ब्रिज होते हैं वह जो है कि जलधारा के आर पार बनाए जाते हैं, और वो मुख्यतः जो है कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थानीय जनजातियों के द्वारा, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उनके द्वारा इनको बनाया जाता है, और इसके माध्यम से एक तरफ से दूसरे तरफ तक आ जा सकते हैं। और ये जो है कि जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए जाते हैं, इसी कारण जो है कि इन्हें लिविंग रूट ब्रिज नाम दिया गया है। बाकी अन्य स्थलों को देख लेते हैं जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हैं। तो यहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र के जो जियोग्लिफ्स हैं, और बाकी आंध्र प्रदेश के जो लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर और मोनोलिथिक बुल यानी कि जो नंदी हैं उनको जो है कि 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है कि मार्च 2022 में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में किन दो राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। देख लेंगे यहाँ अंतर्राज्यीय सीमा विवाद यानी कि दो राज्यों के बीच जो है कि सीमा को लेकर जो विवाद होते हैं। तो देखें और इसमें ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम और मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर और मिजोरम, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो देखेंगे केंद्रीय जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा जो है असम के जो सीएम है हेमंत बिस्वा तथा मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी उपस्थिति में असम व मेघालय के बीच जो है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद का निपटारा किया गया है। यानी इन दोनों के बीच जो सीमा विवाद था उनका निपटारा किया गया है। यहाँ अगर देखें तो जो है कि यहाँ असम और जो मेघालय है इनके बीच जो है कुल 12 क्षेत्रों में विवाद थे। तो 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के विवाद को निपटारे के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस प्रकार देखेंगे कि ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम और मेघालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है
यहाँ देख सकते हैं असम के जो नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क्स, मानस नेशनल पार्क, नामेरी, और वहीं मेघालय में देखें तो नोकरेक नेशनल पार्क जो है, जो राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान वो मेघालय में है, और असम में काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है कि असम में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा देश पहला राज्य है जिसने चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश किया है। यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन सेलेक्टेड लोकेशन। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है केरला, बी तेलंगाना, सी असम और डी उत्तर प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अगर केरल राज्य को, तो केरल जो है कि कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला, देखेंगे केरल राज्य को, तो केरल जो है कि कार्बन तटस्थ खेती को पेश करने के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। और इस प्रकार की खेती से जो है कार्बन उत्सर्जन कम होगा। देखेंगे इस प्रकार की खेती से कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम होगा तथा कार्बन को मिट्टी में जमा करने में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार इसको जो है जो कार्बन तटस्थ कृषि पद्धतियों को पेश करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो केरल बन गया है। यहाँ देख सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने 22-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए जो है कि रखे हैं, 6 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी है युवराज सिंह, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन डी है सुरेश रैना। यहाँ देख लेंगे, विच इंडियन क्रिकेटर्स हैज़ बीन ऑनर्ड विद द prestigious sport icon award at the Maldives Sports Award 2022। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए हरभजन सिंह, बी युवराज सिंह, सी महेंद्र सिंह धोनी एंड डी सुरेश रैना। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेश रैना इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सुरेश रैना, उनको जो है मालदीव सरकार द्वारा मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। वही अगर देखें कि इनके साथ साथ और किसको जो है कि इसमें नॉमिनेट किया गया था, तो देखेंगे जो मैड्रिड के पूर्व खिलाड़ी हैं रॉबर्टो कार्लोस, वहीं जमैका के जो धावक हैं असाफा पावेल, श्रीलंका के पूर्व कैप्टन जो थे और क्रिकेटर जो थे सनत जयसूर्या, और डच फुटबॉल के दिग्गज जो है एडगर डेविड्स सहित जो है कि 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो है कि इसमें अवार्ड में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड में शामिल किया गया था। और इसमें जो है कि सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का प्रित्जर पुरस्कार के विजेता किसे घोषित किया गया है। और यहाँ इसमें ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है देइबेदो फ्रांसिस केरे, ऑप्शन बी है जीन फिलिप वासिल, ऑप्शन सी है एनी लैकेटन और ऑप्शन डी है, यहाँ देखेंगे ऑप्शन डी है अराता इसो जाकी। और ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि देइबेदो फ्रांसिस केरे। देख लें अगर इनको, तो 15 मार्च 2022 को जो है बुर्किना फासो के जो आर्किटेक्ट हैं देइबेदो फ्रांसिस केरे, उनको जो है 2022 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। और वह पुरस्कार पाने वाले यह पहले अफ्रीकी हैं। देखेंगे जो ये देइबेदो जो फ्रांसिस केरे हैं प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले जो हैं कि वो पहले अफ्रीकी हैं। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, यह आर्किटेक्ट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा 2022 का प्रित्जर पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये देइबेदो फ्रांसिस केरे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला कि हाल ही में श्रीमती
रितु खंडूर भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? और यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली श्रीमती रितु खंडूरी भूषण हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनी स्टेट। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी पंजाब। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेंगे कि उत्तराखंड की जो बीजेपी की विधायक रही हैं रितु खंडूरी, उनको जो राज्य विधानसभा है उसका जो है कि पहला स्पीकर जो है, पहला अध्यक्ष जो है उनको नियुक्त किया गया है। अब इसमें देख लेंगे, यहाँ कि उत्तराखंड की जो कोटद्वार विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक रही हैं रितु खंडूरी भूषण, उनको 26 मार्च को जो है जो राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर इनको बनाया गया है तथा ये 5वीं उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा बन गई हैं। तो ये पहली महिला है उत्तराखंड की जो कि विधानसभा की स्पीकर बनी है, इसलिए जो है कि ये क्वेश्चन जो है कि वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है झारखंड। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को देखें तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है और अभी हाल में ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि भरतपुर में स्थित जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से जो है कि जो चीतल हैं, यहाँ देख सकते हैं जो चीतल या फिर जो चित्तीदार हिरण हैं उनको जो है कि पकड़ने और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुँचाने के लिए केवलादेव से इन चीतलों को जो है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाया गया है और इसके लिए जो एक विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया गया है जो कि अफ्रीका की बोमा तकनीकी है। इसमें देखेंगे ये अफ्रीका की बोमा तकनीकी क्या है, तो इस तकनीकी के माध्यम से जिस इलाके में जिस इलाके में जीव रह रहे होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनको जो है कि वी शेप में जो है कि उनको घेर लिया जाता है और फिर जो है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसी तकनीक का प्रयोग जो है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है और जो है कि जो वहाँ के चीतल हैं, जो चित्तीदार हिरण हैं, उनको जो है कि मुकुंद हिल्स टाइगर रिजर्व में भेजा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें देखेंगे कि 31वें जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया है 31वां, और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है विनय बधवार, ऑप्शन जो बी है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ऑप्शन सी है प्रोफेसर नारायण प्रधान और ऑप्शन डी है डॉक्टर सूर्यवाला। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर नारायण प्रधान। देखेंगे जो है कि अभी हाल ही में 31वां जो जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया है वो जो है कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है तथा यहाँ देख सकते हैं कि प्रोफेसर नारायण प्रधान को जो है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो ये भारतीय वैज्ञानिकों को जो है कि विज्ञान के किसी भी शाखा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखेंगे जीडी बिरला जो पुरस्कार दिया जाता है वो जो है कि वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है और इसमें कुल जो है कि 5 लाख नगद धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? यहाँ देखेंगे विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और डी है केरला। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं भारत का पहला जो डिजिटल वाटर एक्वेरियम है वो बेंगलुरु कर्नाटक में इसको लॉन्च किया गया है
और इसका जो गठन किया गया है ये एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा इसका गठन किया गया है। और ये जो डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम शुरू किया गया है, ये जो है कि बेहतर जल प्रबंधन करने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ देख लेंगे पहला जो कथन है कि यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ दूसरा कथन है कि वर्ष 2022 की थीम उचित डिजिटल वित्त है। अब यहाँ देखेंगे कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगर हम उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कि हर वर्ष जो है कि 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें थीम की बात करें, इस वर्ष की जो थीम है, तो इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं फेयर डिजिटल फाइनेंस है, यानी कि उचित डिजिटल वित्त है। तो थीम तो इस तरीके से यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को, तो भी विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है वो मनाने का इस दिवस को मनाने का ये उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा सामाजिक अन्याय के प्रति उनको जागरूक करना। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। और यहाँ ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है त्रिपुरा। अगर हम देखें चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, तो ये चाय श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं त्रिपुरा के 7,000 से अधिक जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो है त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के माध्यम से जो बागान श्रमिक हैं उनको जो है कि आवास, राशन और वित्तीय सहायता, जिसमें इस योजना के माध्यम से जो है कि जो चाय बागान के श्रमिक हैं उनको आवास, राशन और वित्तीय सहायता जो है कि दी जाएगी। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि जो मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना है वो त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अपना दूतावास अस्थायी रूप से किस देश में स्थानांतरित कर लिया है। देखेंगे वर्तमान में जो है कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है कि वो काफ़ी चर्चा में है। और देख लेंगे पहले यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है लातविया, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है बेलारूस। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ कि रूसी हमलों के दौरान जो है 13 मार्च को भारत ने अपना दूतावास अस्थायी रूप से वारसा पोलैंड में स्थानांतरित कर लिया था। तो देखेंगे कि भारत द्वारा अपने दूतावास को पोलैंड में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर लिया गया है। लेकिन अभी हाल में देखें मई में 17 मई को तो जो देखेंगे कि भारत ने अपना दूतावास जो है जो इंडियन एम्बेसी है वो 17 मई को जो है कीव में फिर से खोलने का फैसला लिया है। अगर कीव को देखें तो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। तो देखेंगे मार्च में ये घोषणा की गई थी भारत के द्वारा कि अपना अस्थायी दूतावास पोलैंड में खोला जाएगा। उसके बाद अभी 17 मई को जो है ये घोषणा की गई है कि जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भारत अपना दूतावास जो है वो कीव में फिर से खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। और यहाँ ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर।
यहाँ देख सकते हैं, वेयर वाज द पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 ऑर्गेनाइज्ड, और ऑप्शन देखेंगे ए दिल्ली, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद एंड डी भुवनेश्वर। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि पूषा कृषि मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। देखें अगर पूषा कृषि विज्ञान मेला को, तो इसका आयोजन जो किया गया था 9 से 11 मार्च 2022 के बीच जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि 9 से 11 मार्च 2022 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा नई दिल्ली में जो है कि पूषा कृषि विज्ञान मेला 2022 का उद्घाटन किया गया, तथा इसका जो उद्घाटन किया गया श्री कैलाश चौधरी द्वारा किया गया। और इस वर्ष की अगर थीम देख लें, तो इस वर्ष जो है कि पूषा कृषि विज्ञान मेला, इसकी थीम जो थी वो तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर किसान इसकी थीम थी। नेक्स्ट है कि किसी 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, और जिसका आयोजन जो है कि 2022 में हुआ था। देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है आरुषि वर्मा, ऑप्शन बी है रेणु गुप्ता, ऑप्शन सी है अनीता देसाई और ऑप्शन डी है दिव्या हेगड़े। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आरुषि वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आरुषि वर्मा को देखें तो ये राष्ट्रीय स्तर की जो है नेशनल लेवल की ये निशानेबाज रही हैं, तथा ये दिल्ली के रहने वाली हैं, तथा ये जो है कि एक पर्यावरणविद भी हैं। और इन्हीं को जो है कि 2041 जलवायु बल जो है कि जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इनका चुनाव किया गया है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान जो है वो अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के लिए देखेंगे तो ये एक वैश्विक पहल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनाई गई हैं, और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है सुब्बा रमन लक्ष्मी, ऑप्शन बी है दिव्या देशमुख, ऑप्शन सी है तानिया सचदेवा और ऑप्शन डी है प्रियंका जो है कि नुटक्की। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तो हाल ही में जो है कि भारत की जो 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वो 19 वर्षीय प्रिया नुटक्की को बनाया गया है। यहाँ देख सकते हैं 19 वर्षीय प्रिया नुटक्की को जो है कि भारत का 23वां ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न जो है अगली क्लास में डिस्कस होंगे।